आवेशों के प्रकार के टॉपिक में ही हमने ये जाना था कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी दोनों आवेश अगर आपके पॉजिटिव या नेगेटिव हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तथा दोनों आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं यानी उनमें एक आपके पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, रेशम के कपड़े, बिल्ली की समूर, उस प्रयोग के द्वारा हमने इसको समझा था। तो वहां पर ये तो हमें पता चल चुका है कि आवेशों के बीच में लगता है या तो आकर्षण बल और या लगता है प्रतिकर्षण बल। तो सीधा सा यही है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता ही आवेश की वजह से है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसी भाग का आगे का हिस्सा होने वाला है, और वो है क्या कि वहां उन आवेशों के बीच में वो जो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल लगता है, आखिर उसका मान कितना होता है, किस सूत्र की सहायता से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वैद्युत बल या आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है, किस प्रकार से हम उनका मान ज्ञात कर सकते हैं, कौन कौन सी राशियों पर उसका मान निर्भर होता है, उसी को समझाने के लिए है आज का हमारा जो टॉपिक, वो है कूलॉम का नियम। तो वैज्ञानिक कूलॉम ने आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है उसी के लिए दिया गया था कूलॉम का नियम। तो टॉपिक डाल लीजिए आज आप कूलॉम का नियम। तो मकसद तो हमें समझ में आ ही चुका है कि इस टॉपिक के द्वारा हम करेंगे क्या। टॉपिक हमारे पास में है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ इसे हम कहते हैं। वैज्ञानिक कूलॉम का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। 1785 में वैज्ञानिक कूलॉम ने व्युत्क्रम वर्ग नियम की खोज की थी। 1785 में व्युत्क्रम वर्ग नियम की खोज की थी, जिसे ही आज हम कूलॉम के नियम से जानते हैं। यहां पर ये जो नियम है कूलॉम के पहले वैज्ञानिक क्रिस्टले और कैवेंडिश ने ज्ञात कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने रिजल्ट को प्रकाशित ही नहीं किया था, लोगों के सामने शो ही नहीं किया था। इस वजह से उनका नाम यहां पर नहीं है। पहले यहां पर शो किया और व्यक्त किया था वैज्ञानिक कूलॉम ने। तो क्या है ये नियम, इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया जाएगा इस नियम के द्वारा। तो किस प्रकार से उन्होंने ज्ञात किया, प्रैक्टिकल करके उन्होंने क्या सारांश निकाला, उसी को लिखेंगे हम आज की क्लास में। कूलॉम का जो नियम है इस टॉपिक के काफी आपके टॉपिक बन सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट में हम ले सकते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कूलॉम के नियम से संबंधित खूब सारी बातें निकलती हैं, तो उनका एक अलग से ही वीडियो बन जाएगा, और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल काफी सारे बनने वाले हैं। तो सभी को हम एक सीरीज के रूप में कंप्लीट करेंगे, हर पॉइंट का अलग से ही वीडियो बनाएंगे और उसके हिसाब से अध्ययन करेंगे पूरे कूलॉम के नियम को। तो यहाँ पर क्या था ये नियम, उसके अनुसार हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए इसको सबसे पहले, तो उसके बाद आप इसको एक साथ नोट कर लीजिए। इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है समझते हैं। अब इसको बिल्कुल आराम से आप इसको समझिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये नियम है, फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण नियमों में आता है। इनके अनुसार ये था कि कोई दो बिंदु आवेश हैं, कोई दो बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश का मतलब है कि इनकी जो विमाएं हैं यानी इनका जो साइज है वो इनके बीच की दूरी की तुलना में अगर बहुत कम है तो ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो एक तरह से कूलॉम के नियम की कंडीशन हो गई कि यहाँ पर जो आवेश होंगे जिनके बीच में बल ज्ञात किया जाएगा वो एक बिंदु रूप में होने चाहिए, बिल्कुल छोटी साइज के होने चाहिए। दो आवेश हैं, इसका मान मैंने मान लिया Q1 है और इसका मान कितना है Q2 है। दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अगर ये दोनों आवेश
समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल, यानी ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करेंगे। ये हम इससे पहले वाले भागों में समझ चुके हैं। तो यहां पर लग रहा है इनके बीच में बल, Q1 इसके ऊपर बल लगाएगा और Q2 इसके ऊपर बल लगाएगा। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। यहां तक क्लियर है। अब अगर मान लीजिए कि इनकी प्रकृति विपरीत है, यानी इनमें से एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों के बीच में बल लगेगा कौन सा? आकर्षण बल, यानी वो बल इधर की ओर लगेगा और एक लगेगा इधर की ओर। कोई समस्या? ये जो आवेश है वो मान लीजिए ए बिंदु पर है और ये है आपके पास बी बिंदु पर। तो फिर इन्होंने ये जाना कि अगर इन दोनों आवेशों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, यानी दोनों आवेशों की मात्रा अगर बढ़ाई जाती है तो इनके बीच में लगने वाले बल का मान भी बढ़ता है। दोनों का बढ़ाएं चाहे किसी एक का बढ़ाएं, तो कहने का मतलब है कि आवेश की मात्रा अगर बढ़ती है तो इनके बीच में लगने वाले बल का मान भी बढ़ता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं और दूसरी वैल्यू अगर बढ़ती है तो ऐसी राशियां परस्पर एक दूसरे के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। काफी अध्ययन किया है हमने इसके बारे में। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि इनके बीच में ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के क्या होगा? समानुपाती होगा। क्लियर है? ये आवेश भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों की वजह से टोटल बल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन्होंने ये बताया कि यहां इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। परिमाण के समानुपाती, यानी ये दोनों आपके प्लस के हों चाहे माइनस के हों, चाहे एक प्लस एक माइनस हो, तो आपको इनकी सिर्फ वैल्यू नोट करनी है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, फिर उन्होंने ये जाना कि यहां इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर बढ़ाते हैं, मतलब दोनों आवेश दूर दूर रख दिए जाते हैं, तो वहां पर ये देखा गया कि इनके बीच में जो ये बल लग रहा है उसका मान कम हो जाता है। अगर दोनों आवेशों को पास में लाकर रख देते हैं तो बल का मान बढ़ जाता है, यानी एक राशि को बढ़ाएं दूसरी डाउन हो जाएगी, इस राशि को डाउन करें तो ये राशि बढ़ जाएगी। ऐसी राशियां परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी हम काफी बार हल कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में ये जो बल लग रहा है वो दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह की और ये जाना कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यही था व्युत्क्रम वर्ग नियम। दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये बताया वैज्ञानिक कूलाम ने कि इन आवेशों के बीच में जो बल है उसका मान इस कंडीशन के हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर कंडीशन एक तो ये थी कि ये दोनों आवेश जो हैं वो बिंदु रूप में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। अगर ये गतिमान है तो वहां पर विद्युत चुंबकीय बल काम करने लग जाएगा। कूलाम का बल जो है वो स्थिर आवेशों पर और बिंदुवत आवेशों पर ही काम करता है। अब अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये जो आपके सामने एक फॉर्मूला दिख रहा है वो इसकी निर्भरता को दर्शाता है, क्योंकि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती उसकी निर्भरता को बताता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा मान बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पर एक कोई ऐसा कांस्टेंट लेना पड़ेगा कि राइट हैंड के पूरे फॉर्मूले को हल करने पर उसका मान लेफ्ट हैंड वाली राशि के क्या आ जाए? बराबर। तो यहां पर इस साइन को हटा देते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है और वो निश्चित वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास में फाइनल सूत्र आता है दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करने का।
यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है, इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। ये पूरा भी एक कांस्टेंट ही है। इसकी जगह हम एक नया सिंबल यूज कर सकते हैं जो हमारे पास में है स्मॉल के। यहां पर हो गया Q1 Q2 और R स्क्वायर। यहाँ के का मतलब जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर के जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसे कि बल स्थिरांक या कूलाम स्थिरांक कहते हैं। के को कूलाम स्थिरांक कहते हैं। जबकि ये जो एप्सिलॉन नोट है इसे बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका निर्वात के लिए जो मान है वो निश्चित होता है, और वो होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन नोट का मान होता है, और बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा गया होता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। मात्रक जो आप यहां लिखोगे तो यहां पर ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक आपको ज्ञात करना है तो एप्सिलॉन नोट को तो भेज दीजिए ऊपर और एफ आ जाएगा नीचे। सोचिए Q1 Q2 तो आवेश है तो कूलाम, और कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर, बटा में आपके पास आ गए ये बल, तो बल का हो गया न्यूटन, और यहां पर है दूरी का वर्ग, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहां हो गया मीटर स्क्वायर। 4 पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो एप्सिलॉन नोट का मान हो गया प्यारे बच्चों ये वाला। यहां पर आपने के का जो मान ज्ञात किया, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी 4 पाई का मान 3.14 और एप्सिलॉन नोट का मान है ये। अगर इसको भी यहां पर रख दिया जाए फिर हल किया जाए तो के का मान भी निश्चित प्राप्त होगा। तो के बराबर इसको हल करने पर मान आता है 8.988 गुणा 10 की पावर 9, जिसे कैलकुलेशन के लिए समथिंग माना जाता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्योंकि के और एप्सिलॉन नोट एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तो आपके पास में इसका मात्रक जो ये था वो हो जाएगा उल्टा, और उसका मान आ जाएगा ये वाला। यहां पर अगर आप के का मात्रक इससे निकालते हैं तो देखिए आर स्क्वायर तो आ जाएगा ऊपर, Q1 Q2 चला जाएगा नीचे। सोचिए आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, एफ का हो गया न्यूटन, और बटे में कूलाम हो गया रिपीट में, तो यह हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास के का मान। हम यहां पर बात कर रहे हैं निर्वात की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बल है वो माध्यम में भी काम करता है। तो अगर इन आवेशों के बीच में कोई माध्यम है तो इस बल का मान बदल जाएगा, क्योंकि ये जो मान है वो फिलहाल निर्वात के लिए है। यहां ये जो के है, इस के का जो मान है, के का जो मान है, अभी नोट नहीं करना है प्यारे बच्चों आपको कुछ भी, क्योंकि नियम अभी हमने लिखा नहीं है। ये तो हमारे पास लाइन हमने बनाई है उस कंडीशन के हिसाब से, नियम अभी हम लिखेंगे। तो के का जो मान है वो निर्भर करता है एक तो माध्यम पर, वह मात्रकों की पद्धति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग पद्धति में इसका मान अलग होगा। मात्रकों की पद्धति, क्योंकि फिलहाल इसका जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में है, और एसआई पद्धति में इसका मान है 9 गुणा 10 की पावर 9, तो सीजीएस में इसका मान अलग हो जाएगा, क्योंकि सीजीएस में बल का मात्रक अलग होता है, दूरी का अलग होता है, और आवेश का अलग होता है। तो के का मान माध्यम पर व माध्यम की पद्धति पर निर्भर करता है। एग्जाम में आपको जितना पूछा जाएगा आपको उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि यहां पर आपको जितना भी लिखवा दिया गया है वो पूरा आप छाप कर आओगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये था वैज्ञानिक कूलाम के द्वारा आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए नियम कि किस तरीके से हम उनके बीच में लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर मान कितना होगा उसका फॉर्मूला तो आपको मिल चुका है, इसके द्वारा या इसके द्वारा। लेकिन बल जो है वो तो एक सदिश राशि होती है, इसका मतलब इस बल की दिशा भी होगी। तो यहां पर बल की जो दिशा होती है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बल की दिशा होती है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है। तो बल की जो दिशा होगी इस लाइन के अकॉर्डिंग या तो इस दर की ओर या इधर की ओर।
अगर आकर्षण बल लग रहा है तो बल की दिशा जो है इस लाइन पर ही होगी, लेकिन होगी इधर की ओर। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है और बल इधर की ओर लगेगा, ऐसा नहीं होगा। जिधर दोनों आवेश हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा के अनुदिश होगी बल की दिशा। जैसे मान लीजिए आवेश एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो बल की दिशा इस लाइन पर ही होगी। ऐसे नहीं कि बल की दिशा इधर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है इस वैद्युत बल की दिशा। और जिस बल की दिशा क्रिया रेखा के अनुदिश होती है, ऐसे बलों को हम केंद्रीय बल कहते हैं। इसका मतलब ये जो वैद्युत बल है वो भी एक केंद्रीय बल की कैटेगरी में आता है। साथ में हम यहाँ पर के का जो है सीजीएस पद्धति में मान भी ज्ञात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ निर्वात नहीं हो तो माध्यम में बल कितना होगा, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। वो देखेंगे अब इसके बाद में। अगर आपने यहां तक इसको रफ कॉपी में नोट कर लिया है तो कोई बात नहीं, अब आपको एक कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाएगा। देखते हैं। तो ये हमारे पास में कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाता है कूलाम के नियम का। रिपीट कर लेते हैं एक बार इसे पुनः। यहां पर हमारे पास में कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। समान प्रकृति के होंगे तो इनके बीच में बल लगेगा बाहर की ओर, लेकिन रेखा के अनुदिश। अगर विपरीत प्रकृति के तो बल लगेगा रेखा के अनुदिश, यहां नहीं इस लाइन पर ही बल लगेगा, लेकिन एक दूसरे की ओर। यहां पर आगे देखते हैं इसको थ्योरी के रूप में। तो इसके अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, ये इसकी कंडीशन है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल, चाहे तो आप वैद्युत बल लिख लीजिए या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है, यानी F का जो मान है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। परिमाण का मतलब है कि आपको यहां पर सिर्फ पॉजिटिव मान लेना है। मान लीजिए कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मान बराबर है, लेकिन एक प्लस में होता है एक माइनस में। लेकिन जब आप इसको यहां हल करोगे तो दोनों को पॉजिटिव ही लेना है, प्लस माइनस का कोई मतलब यहां नहीं है सूत्र हल करते समय। अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और बल की जो दिशा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली इस लाइन के अनुदिश होती है। ये हो गया हमारे पास में कूलाम का नियम कंप्लीट। यहां पर हमने लिख दिया है कि यदि बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जो r दूरी पर है और निर्वात में है, ये भी ध्यान रखना, तब F समानुपाती Q1 Q2 व्युत्क्रमानुपाती r² दोनों को मिलाया तो F समानुपाती Q1 Q2 व्युत्क्रमानुपाती r²। नीचे वाले को बोलोगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती उच्चारण होगा, और जब ऊपर वालों को बोलोगे तो ये समानुपाती यूज किया जाएगा। कांस्टेंट हमने लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के लगा दिया है। सदिश रूप में लिखेंगे तो F वेक्टर बराबर हो गया K Q1 Q2 r² और r कैप। r कैप यहाँ पर एकांक सदिश है और जिस दिशा में r कैप है उसी दिशा में ये बल का मान होगा। r कैप का मतलब है इस विस्थापन की दिशा। इस आवेश को इस आवेश से मिलाएंगे तो विस्थापन की दिशा इधर की ओर, बल की दिशा भी इधर की ओर। अगर आप इधर से इधर बढ़ रहे हो तो बल की दिशा भी इधर और विस्थापन की दिशा भी इधर ही होगी। तो r कैप की दिशा में होगा बल का मान। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट थे इनकी वैल्यू हमने लिख ली है, जो अभी आपको वैसे बता भी दिया था। मान इसका है ये वाला, k का मान है ये, और k का मान मात्रक और इसके माध्यम पर निर्भर होता है। MKS पद्धति में इसका मान है ये वाला, या SI पद्धति में इसका मान ये है, और CGS पद्धति में k का जो मान है वो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 9 गुना 10 की पावर 9, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो स्क्वायर था, हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। कूलाम SI पद्धति में मात्रक आवेश का, जो कि जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने सभी मात्रक लिए हैं आवेश की, वहां से आप उसको देख सकते हैं, आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा वैसे। और इसका CGS मात्रक जो है वो ESU भी होता है, स्टेट कूलाम भी होता है, फ्रैंकलिन भी होता है। तो आप चाहो तो यहाँ स्टेट कूलाम भी लिख सकते हो, क्योंकि ESU एक स्टेट कूलाम के बराबर होता है और यही मान फ्रैंकलिन के बराबर भी होता है। तो यहाँ एक कूलाम का मान जो है वो 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ये हमने इससे पहले वाले भाग में जाना था। होल स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। जब आप इस पूरे को हल करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना होगा 1। CGS में अगर आपको पेपर में पूछा जाता है तो करना है, अन्यथा आपको इसका मान बताने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में अगर आपको आता है कि कूलाम का नियम लिखिए, तो आप ये थ्योरी वाला पार्ट लिखो और साथ में डायरेक्ट आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है।
एक्स्ट्रा अब आपको जैसे जैसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहां से जब इसको हल करोगे तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 10 की पावर 9 है और यहाँ 10 की पावर 9 जो है वो 2 बार रिपीट है, तो एक तो इससे कट जाएगा 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4, तो एक 10 की पावर 9 यहां से इससे कट जाएगा और बचेगा कितना, 1। अगर निर्वात की जगह माध्यम यूज किया जाता है तो मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं कि अगर ये आवेश निर्वात में नहीं बल्कि माध्यम में हो तो नोट में मैंने एक कंडीशन लिखा है सीजीएस पद्धति में के का मान। इसका जो नोट है वो मैं यहां पर छोटा सा लिख देता हूं, आप नॉर्मल नोट में ही लिख लेना। वैसे तो हम इसको आगे हल करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। माध्यम में अगर ये विद्युत बल लग रहा है तो माध्यम में इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो F बराबर ये होगा, आपको यहां नहीं उतारना, आपको जस्ट इसके नीचे सेकंड नोट करके लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। यानी ये जो फॉर्मूला है वो है माध्यम में। निर्वात में देखो यहां पर लग रहा है एप्सिलॉन नोट, जबकि माध्यम में सिर्फ लगता है एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आप यहां पर लिख देना एप्सिलॉन बराबर निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो अब ये है माध्यम में बल और हमारे पास में पूरा टॉपिक हल कर रहे हैं हम निर्वात में। एफ मैंने लगा दिया मीडियम के लिए। तो अब मीडियम वाला बल ज्यादा होगा या निर्वात वाला, इसका हम अलग से टॉपिक हल करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों आज की क्लास को, जिसमें हमने ये जाना कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसका मान कितना होता है और उसका मान ज्ञात करेंगे इस सूत्र के द्वारा, F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 R स्क्वायर। टॉपिक अगर आपका कंप्लीट हुआ हो तो अन्य दोस्तों को आप जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो। नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तब तक के लिए धन्यवाद।